नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका इस छोटे से YouTube चैनल पे। आज जो बेटा हम बात करने जा रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की। तो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का एक हल्का सा इंट्रो और उसमें एक सबसे जो बड़ा या इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरफेरेंस, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देख लो। पहली बात तो मैं अभी जो रिवाइज सिलेबस है इस साल का सीबीएसई का, सिर्फ वही बात अभी आपसे बोल रहा हूँ, तो थोड़ा आप इसे ध्यान रखिएगा। तो जो वेव ऑप्टिक्स है आपका, वेव ऑप्टिक्स में इस साल आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। इस साल आपको वेव ऑप्टिक्स में कुछ ही टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक आता है वेव फ्रंट, मतलब एक टॉपिक है आपका वेव फ्रंट एंड हाइजन प्रिंसिपल। एंड हाइजन प्रिंसिपल से ही आपको उसमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हालांकि यहाँ पर आपको कोई न्यूमेरिकल एज सच नहीं मिलेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका YDAC यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इंटरफेरेंस। तो दूसरा जो टॉपिक है वो आपका ये है। तीसरा टॉपिक जो आपको इसमें करना है वो आपको करना है डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक टॉपिक और हम लोग इसमें खींचेंगे, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही है। उस टॉपिक का नाम है रिजॉल्विंग पावर। और एक और टॉपिक इसमें हम लेंगे वैलिडिटी ऑफ वेव ऑप्टिक्स या फिर फ्रेस्नेल डिस्टेंस या फिर फ्रेस्नेल जोन। ये थोड़ा हमें और देखना होगा। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इस पूरे चैप्टर में, वो सबसे ज़्यादा टाइम आपका यही लेगा, YDAC एंड इंटरफेरेंस। आज हम इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि YDAC क्या है या फिर इंटरफेरेंस क्या है। तो थोड़ा ध्यान से आप इसे देखिएगा बेटा। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, देखो यार, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट ये बात रखने के लिए नहीं था कि हम ये बात गलत साबित करें कि लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है। जनरल कुछ फिनोमेना ऐसे मिले जिन फिनोमेना में ये बात सेट नहीं हो पा रही थी कि कोई पार्टिकल भी ऐसा काम कर सकता है। तो उसके लिए फिर और डिटेल रिसर्च हुई। हालांकि अब ना तो वीडियो में इतना टाइम है और ना ही आपको इसमें जाने में इतना इंटरेस्ट होगा। हम सीधे टॉपिक पे ही आएंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जनरली क्या होता है कि भाई आपके पास कोई दो स्लिट होंगी। ये स्लिट हमने आपसे बोली है S1 और ये स्लिट हमने बोली आपसे S2। ठीक है, और यहां पे है स्क्रीन, यहां पर है स्क्रीन, और यहां हमने लिया है मेन सोर्स जहां से मेन लाइट आ रही होगी। अब जब मेन सोर्स से लाइट यहां से आती है तो लाइट आएगी क्रस्ट एंड ट्रफ में आएगी। तो मैंने माना कि पहले मेरा आ रहा है ये क्रस्ट, ठीक है, फिर ये आया ट्रफ, फिर ये आया क्रस्ट, फिर मेरा ये आया ट्रफ, ठीक है, फिर ऐसे ही आया मेरा ये क्रस्ट। और जैसे वो इसमें पहुंचा तो क्या होगा, अब लाइट रे यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो फिर आएगा ये क्रस्ट, फिर ये आएगा ट्रफ, फिर ये आएगा क्रस्ट, फिर ये आएगा ट्रफ, फिर ऐसे ये आएगा क्रस्ट, और ये पोर्शन आगे बढ़ता जाएगा। जब हम उधर बात करेंगे तो उधर में हमने मान लिया कि इसका ये आ रहा है क्रस्ट सॉलिड लाइन वाला, फिर ये आ रहा है ट्रफ, ठीक है, फिर ये आ रहा है क्रस्ट, फिर ये आ रहा है ट्रफ। ये पैटर्न बढ़ता गया। अब जब ये पैटर्न आगे बढ़ता गया तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट था यहां पर मिली हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहां पर हमें ब्राइट स्पॉट मिला। अब क्योंकि सेंटर पे मिल रहा था
तो उन्होंने बोल दिया कि ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा, उन्होंने इसका नाम दे दिया सेंट्रल मैक्सिमा। और इसके ऊपर फिर उनको जो मिला वो मिला, जो इसके ऊपर उन्हें मिला वो मिला डार्क, मतलब उसके ऊपर फिर उन्हें मिला डार्क, तो उसे इन्होंने बोल दिया मिनिमा, मतलब ये उन्हें डार्क मिला और इस डार्क उन्होंने क्या बोल दिया मिनिमा। और नीचे भी उनको फिर डार्क मिला, हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि ऊपर डार्क ही क्यों मिला, इसका भी प्रूफ है आपके सिलेबस में। और इसके नीचे भी उन्हें फिर क्या मिला डार्क मिला, फिर ऊपर क्या मिला ब्राइट मिला, फिर नीचे क्या मिला ब्राइट मिला, फिर इधर क्या मिला डार्क मिला। मतलब ये पोर्शन आपका ऐसे आगे जाता गया, ये ऐसे होता गया, यानी ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मिलता जा रहा था। मिनिमा मिला, फिर हमें मैक्सिमा मिला, फिर हमें मिनिमा मिला। ये आपको एक्सपेरिमेंटली मिला, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने कोई ऐसा साबित कर दिया। यहाँ पे जब ये मिल गया तब उन्होंने कहा भाई ये क्या बवाल चीज आ गई, मतलब ये कैसे हो रहा है कि भैया कहीं पर मिनिमा मिल रहा है, यानी कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा है कहीं पर इंटेंसिटी कम है। तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ हमें देखना है और हम ये बात भी इसमें साबित करके देखेंगे कि कब हमें मैक्सिमा मिल रहा है कब हमें मिनिमा मिल रहा है, और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जनरल फॉर्मूला होगा क्या। तो ये पैटर्न हमारा आगे चल रहा था। अब थोड़ा सा मैं आपको 11th क्लास का कुछ टॉपिक याद दिलाता हूँ। क्लास 11th में सबसे लास्ट चैप्टर था वेव, और उसमें एक चैप्टर था आपका, टॉपिक था मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव जिसके 3 केस आते हैं, एक में स्टैंडिंग वेव मिलती है, एक में बीट्स मिलती है, एक में इंटरफेरेंस होता है। तो मैं अभी सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं। तो सपोज मान लो मैंने आपसे बोला कि कोई एक वेव ये है, डिस्प्लेसमेंट इसका एम्पलीट्यूड है y1, और कोई एक वेव ये है और इसका है एम्पलीट्यूड y2। तो अगर दो वेव आपकी सेम फेज में हैं और ये आपस में मिल रही हैं, तो सेम फेज में मिलने से होगा क्या कि नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। नेट एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब जो ये नेट एम्पलीट्यूड आपका बढ़ गया है, हम बोलते हैं यहां पर हो रहा है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर हम बोलेंगे कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है मैक्सिमा। यहां पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और हमें यहां पे क्या मिल रहा है मैक्सिमा। अच्छा, इसी में अगर मैंने मान लो आपसे कहा होता कि यार एक वेव ये है, एम्पलीट्यूड है A1, और एक वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड है A2। अब ये आपको दिख रही है आउट ऑफ फेज में है, तो इसके बेटा आ सकते हैं 3 रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या है कि अगर A1 A2 से बड़ा है, ठीक है, तो नेट वेव मेरी ऐसे मिल गई। मैंने बोल दिया कि अगर A1 A2 से छोटा है तो नेट वेव मेरी ऐसे मिल गई। अगर मैंने बोल दिया कि A1 A2 के बराबर है तो यार वेव ही नहीं मिली। तो इन सारे केस में हमारी जो नेट इंटेंसिटी कम हो रही है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां क्या हो रहा है मेरा डिस्ट्रक्टिव, यहां पर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर हमें यहां पर क्या मिल रहा है मिनिमा। तो ये चीज हमने 11th क्लास में थी। 11th क्लास में 2-3 चीजें और थी, 2-3 चीजें और थी। पहला क्या था कि जो इंटेंसिटी होती है, मतलब पॉइंट है इसमें, जो आपका इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के, यानी जो I है वो प्रोपोर्शनल आएगा A²। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, KA²। के यहाँ पे कांस्टेंट है,
ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि ये इंटेंसिटी वेव नेचर में फॉर्मूला ये है, पार्टिकल नेचर में तो इंटेंसिटी कहती है कि नंबर ऑफ फोटोन फॉलोइंग ऑफ पॉइंट एरिया इंटेंसिटी आ जाएगी, वेव नेचर में ये आता है। दूसरा 11th का टॉपिक आपको याद रखना है कि जो पाथ डिफरेंस होता है ये होता है लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस तो कई लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते, मैं समझा दूं। फेज डिफरेंस अगर आपको जानना है तो फेज डिफरेंस आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे एक वेव ये है, ठीक है, और दूसरी वेव ये है, तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है, ये जब ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, तो यहां पे जो फेज में डिफरेंस आ रहा है कितना आएगा 180 डिग्री का। तुमने एसी में देखा होगा ये सब कि जब ये 0 पे है तो थोड़ा आगे शुरू हुआ तो 90 का आ गया, कितने का भी हो सकता है, अलग अलग आ सकता है। पाथ डिफरेंस को थोड़ा सा ध्यान देना, पाथ डिफरेंस को लोग थोड़ी गड़बड़ करते हैं। पाथ डिफरेंस ऐसे समझ लो यार, ज्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं है। मान लो भाई ये तुम्हारा घर, ठीक है, और ये आपका स्कूल। अब तुम में से कुछ आज्ञाकारी बच्चे हैं तो उनका पाथ ये रहा, इस पाथ को नाम दिया मैंने x1। तुम में से कुछ ऐसे यार दोस्त के साथ जाएंगे तो वो टहलने निकले, उनका पाथ ये आ गया x2। तो सोर्स और डेस्टिनेशन तो सेम है लेकिन दोनों के पाथ अलग अलग हैं। तो अगर मैं इसी में पाथ डिफरेंस निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। तो पाथ डिफरेंस का मतलब है सिंपल, ज्यादा कोई टफ नहीं है, दोनों वेव के द्वारा ट्रेवल किए गए जो डिस्टेंस है उनका अगर हम सबट्रैक्शन कर दें तो ये आ गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या तुम्हें पता होना चाहिए, वैसे शायद पता भी हो, बस थोड़ा देख लो इन केस अगर कोई ना जाने, कि जनरल वेव इक्वेशन, जो आपकी जनरल वेव इक्वेशन है वो क्या होती है। जनरल वेव इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां पे थीटा मैंने है इनिशियल फेज। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या लिखा है बेटा मेरा, ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, फॉर्मूला लगा दिया है साइन सी प्लस डी वाला, प्लस ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, ये लगा दिया। थोड़ा सा रीअरेंज अगर मैं करूं इसे तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू लिख रहे हैं हम ए कॉस थीटा इंटू में साइन ओमेगा टी, प्लस ये क्या लिख रहे हैं हम, ए कॉस थीटा इंटू में साइन ओमेगा टी। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या, मैंने ये टर्म सेम ही लिख दिया, दोबारा से मैंने आपको ये टर्म दोबारा वही लिख दिया। तो यानी ये क्या है, ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, सॉरी बेटा एक गलती हो गई यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो समझने वाली बात इसमें क्या है, बस एक, वो ये है कि साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है उसे तुम क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से पुट कर सकते हो, ए कॉस थीटा, और कॉस ओमेगा टी जो कोफिशिएंट है उसे कभी जरूरत पड़ने पे क्या पुट कर सकते हो, ए साइन थीटा। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इक्वेशन लिख के दी y इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे क्या लिख सकता हूं, a cos थीटा इज इक्वल टू 6, और इसे क्या लिख सकता हूं, a sin थीटा इज इक्वल टू 4। 11th में आपने काम किया होगा जिससे एम्पलीट्यूड इनिशियल फेज निकाला जाता है। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो जो हम काम आगे करने वाले हैं उनमें इस बात का इस्तेमाल होगा, इसलिए बेटा ये बात आपको थोड़ी पता होनी जरूरी है। आगे शुरू करते हैं बेटा सीधे। क्वेश्चन जो हमारा इस पे बनता है, दो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, फिर उन पे न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी हमें देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसमें क्वेश्चन पहला ले रहा हूं, जो आपका क्वेश्चन 1 आता है, या फिर ऐसे कह लो कि जो आपको उसमें प्रूफ करने को मिलता है, या कह सकते हैं निकालने को फॉर्मूला मिलेगा। वो मिलता है कि डिराइव द कंडीशन
derive the condition for constructive and destructive इंटरफेरेंस। ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आप हमें कंडीशन डिराइव करके बताइए। यानी जो मैंने बोला था ना कि सेंटर पे मैक्सिमा मिलेगा, इसे प्रूव करना, तो कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि पहली जो वेव आ रही है स्लिट S1 से, भाई ऐसे था डायग्राम, ये थी स्क्रीन, ये था मेरा स्लिट, ये है S1, ये है S2, ठीक है, ये है स्क्रीन। मैंने माना यहाँ से जो वेव निकलेगी वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन उसकी y1 है, और यहाँ से जो वेव आ रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y2 है। तो मैंने मान लिया लेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फ्रॉम टू स्लिट, दो स्लिट से जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएंगी वो हमारी इसमें प्रेजेंट है, वो कितनी है, y1 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया a1 साइन ओमेगा टी, एंड y2 मैंने मान लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जहां पे जो a1 है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड है, किसका, फर्स्ट वेव का, ये एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का। जो आपका a2 है ये आपका क्या है, ये भी आपका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड किसका है, आपका सेकेंड वेव का। और जो फाई है ये हम ले रहे हैं क्या, फेज डिफरेंस, ये हमारा है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो ध्यान से अब देखो बेटा इसमें, तो अगर मैं इसमें लूँ ऑन सुपरपोजिशन, तो 11th क्लास के लॉजिक से आपको ये बात क्लियर होगी कि सुपरपोजिशन से जो y आएगा वो क्या आएगा, y1 प्लस y2। अच्छा y1 क्या लिखोगे आप, a1 साइन ओमेगा टी, y2 क्या लिखोगे आप, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कितना आ गया फिर आपका, a1 साइन ओमेगा टी, और ये आ गया a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये होगा। अब यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट खोलें तो ये क्या लिखा है, a1 साइन ओमेगा टी, ये क्या लिखा है, a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये पोर्ट हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसमें वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे आएगी, थोड़ा ध्यान देना। मैंने इससे साइन ओमेगा टी और इससे साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो जो मेरी y की वैल्यू आ रही वो क्या आ रही है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, a2 कॉस फाइव, और ये क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्या आ गया, a2 साइन फाइव, a2 साइन फाइव, ठीक है, a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या थी कि साइन ओमेगा टी को कोफिशिएंट को ए कॉस थीटा पुट कर सकते, तो मैंने वही कर दिया। मैंने पुट कर दिया ए कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाइव, जहां पे ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ए साइन थीटा जो मेरा है वो क्या है, a2 साइन फाइव। अब मैंने इसमें क्या करा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड। अब अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर ऐड कर दें तो ये क्या आएगा फिर आपका, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ये आप स्क्वायर अगर करोगे तो ये क्या लिखा है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और ये क्या आ जाएगा फिर आपका a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब थोड़ा ध्यान देना, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ऐड होके सिर्फ बनेगा a2 स्क्वायर, और ऐसे ये क्या बनेगा, सिर्फ a स्क्वायर। तो a स्क्वायर आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये बेटा फॉर्मूला मेरा आ रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो हमें स्क्रीन पर मिलेगी। अब ये आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है, जो आपकी इंटेंसिटी है, ये क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और ये अगर ऐसा है यानी आई आ गया प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया है, के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, आई बाय के। तो अगर इस लिहाज से हम आगे काम करें तो जो मैंने फॉर्मूला लिया था वो लिया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो उस लिहाज से ये क्या आ गया, आई बाई के, ये आ गया आपका i1 बाई के, ये आ गया आपका i2 बाई के, प्लस ये क्या आ गया 2 रूट में i1 बाई के, i2 बाई के एंड कॉस फाई। आप समझते रूट के के बन गया, के कॉमन लेके से कैंसिल हो गया, तो i कितना बच गया फिर आपका i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट में i1 i2 कॉस फाई। तो हमें ये वैल्यू मिली किसकी, इंटेंसिटी की। कहां, स्क्रीन पर। तो अगर नेट इंटेंसिटी में स्क्रीन पर चाहिए i1 i2 की मदद से तो हमारी ये आएगी। अब अगर मैं ऐसी में आपसे बात करूं फॉर मैक्सिमा, या फिर मैं ऐसी में बात करूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मैक्सिमा के लिए आपको पता है कि आई मैक्स तब होगा जब कॉस फाई मैक्स होगा, ये तो बदलेगा नहीं। तो मैक्सिमा के लिए कॉस फाई को मैक्सिमम वैल्यू देना पड़ेगा, वो कितना होता है 1। शायद आपको इतनी बात याद हो कि जो कॉस फाई की 1 वैल्यू होती है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, तो फाई कितना आ जाएगा 2n पाई। यानी मैक्सिमा के लिए एक कंडीशन तो क्या हो गई, फाई हो गया n पाई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि जो पाथ डिफरेंस होता है ये बराबर होता है लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस लिखोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 2n पाई, है ना। तो 2 पाई कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन आ गया, वो आ गया n लैम्डा। यानी मैक्सिमा के लिए आपके पास 2 रिलेशन है, एक रिलेशन नहीं है। मैक्सिमा के लिए 2 रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन है। तो मैक्सिमा के लिए या तो आप कह दो कि भैया फेज डिफरेंस है 2n पाई, या पाथ डिफरेंस कितना है आपका n लैम्डा, या तो ये बोल दो। वहीं पर अगर बात आ जाए फॉर मिनिमा की, कि नहीं सर हमें अगर सिर्फ मिनिमा की बात करनी हो, तो मिनिमा के लिए फिर क्या होगा, कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1, जिसके लिए फाई कितना आएगा 2n-1 पाई। ये फाई आ गया। फाई अगर 2n-1 पाई है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर कि आपका वैल्यू -1 मिलती है। फाई अगर इनकी वैल्यू 1 डालोगे तो पाई आएगा कॉस पाई -1, 2 डालोगे तो 3 पाई आएगा तो भी -1, 4 डालोगे तब भी आपकी वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो एक फॉर्मूला मिल गया हमें किसका, फेज डिफरेंस आ गया 2n-1 पाई। अच्छा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर हम पाथ डिफरेंस के टर्म में निकालेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा इसमें, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस, यानी ये आ गया लैम्डा बाय 2 पाई
फेज डिफरेंस आएगा 2n-1 पाई, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो दो फॉर्मूले आपके बने मिनिमा के भी, यानी मिनिमा के भी आपके दो फॉर्मूले बने हैं और दो फॉर्मूले आपके मैक्सिमा के बने हैं। तो यहां से हमें मिल रहा है क्या, मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये बात भी साबित कर लेते हैं कि मैंने जो बोला था कि सेंटर पे मैक्सिमा ही क्यों मिला। देख लो जरा भाई, ये स्लिट थी आपकी डबल और ये स्क्रीन थी। अब होता क्या है कि ये अगर S1 है और ये S2 है, अब सेंटर पॉइंट अगर ये है तो आप खुद समझ सकते हो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, दोनों का पाथ क्या होगा, सेम होगा, यानी S1O एंड S2O दोनों बराबर हैं। तो यानी जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0। पाथ डिफरेंस अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि जो फेज डिफरेंस आएगा ये भी क्या आएगा, 0। और फेज डिफरेंस अगर 0 आया तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1, जो कि किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की। तो मैक्सिमा मिलने के लिए हमारा cos 0 क्या होना चाहिए, 1, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो ये बेटा मैंने एक हल्का सा आपको बताया इसमें कि आखिर क्या है YDAC या फिर क्या है इसमें आपका इंटरफेरेंस की कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में एक मैं YDAC का हल्का सा एनिमेटेड फॉर्म दिखा दूंगा और इतने पार्ट के हम न्यूमेरिकल करेंगे। इंटरफेरेंस 1 कहता हूं मैं इसे, इसको हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको आप देखिएगा। बाकी फिर आगे वीडियो और इसके आते रहेंगे। यहाँ तक बेटा बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।